हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को जो इस बार 24 फरवरी को आपके इंग्लिश के पेपर में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको 12th इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन बताए, इंग्लिश ग्रामर को भी बताया, लेकिन इंग्लिश के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, ठीक है, उसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, उन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको मैं आंसर के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़कर जाना चाहिए ताकि 24 फरवरी को वो इंग्लिश के पेपर में आए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रोज के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब देखिए चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए चैप्टर 1 हमारा द थर्ड लेवल, सबके एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है द टाइगर किंग, चैप्टर 3 है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चैप्टर 4 है द एनिमी, चैप्टर 5 है शुड विजार्ड हिट मॉमी, और चैप्टर 6 है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, इन 6 चैप्टर के हम लॉन्ग क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर के हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो टोटल 6 चैप्टर हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप। यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो पलायन का एक कैसा प्रतीक है। ठीक है, मतलब कैसे पलायन का प्रतीक है। पलायन का मतलब होता है बचने का प्रतीक, एस्केप का मतलब होता है बचना। किससे बचना? आज की जो असुरक्षा है, हमारे आधुनिक मॉडर्न युग की जो असुरक्षा है और जो भय है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे पलायन का एक प्रतीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर होगा द थर्ड लेवल। देखिए आंसर मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड। ठीक है, तभी आप इसका आंसर जाकर एग्जाम में लिख पाएंगे। देखिए द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज होली ए मेंटल पिक्चर ऑफ चार्ली। ठीक है, यानी कि द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो थर्ड लेवल है, इज होली वो पूरी तरह ए मेंटल पिक्चर ऑफ चार्ली। ठीक है, वो चार्ली की एक मानसिक तस्वीर है। तो स्टेशन पर जो थर्ड लेवल है, तीसरा स्तर है, वो पूरी तरह से चार्ली का एक मानसिक तस्वीर है, यानी कि वो कल्पना की गई है। ठीक है, वो किस लिए? देखिए चार्लीज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कॉल्ड द थर्ड लेवल ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ठीक है, यानी कि चार्लीज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली के जो मनोचिकित्सक मित्र हैं, साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, ठीक है, जो उनके मित्र हैं, उन्होंने कॉल्ड बताया द थर्ड लेवल को ये वेकिंग ड्रीम। ठीक है, यानी कि एक जागृत स्वप्न, विश फुलफिलमेंट, जो आपके विश को फुलफिल करता है, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति करता है। ठीक है, तो चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र ने थर्ड लेवल को एक जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति कहा। ठीक है, कि ये एक जागृत स्वप्न है जो आपकी इच्छा पूर्ति करता है। ठीक है, आगे देखिए द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक ए मेज, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक मेज की तरह है। मेज का मतलब क्या होगा? मेज का मतलब होगा कि एक पेड़ की तरह, मतलब एक भूल भुलैया की तरह। मेज का मतलब होगा भूल भुलैया। ठीक है, व्हिच जो मेक्स इट ए सिंबल ऑफ एस्केप। ठीक है, जो इसे पलायन का प्रतीक बनाता है, इसे बचने का प्रतीक बनाता है। तो उन्होंने बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक भूल भुलैया की तरह है जो इसे पलायन का प्रतीक बनाता है। ठीक है, आगे देखिए द नैरेटर्स थिंक दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री इज ए काइंड ऑफ एस्केप, यानी कि द नैरेटर जो कथानक है, जो कहते हैं इसको, ठीक है, कथाकार हैं, वो थिंक वो सोचते हैं दैट की द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। ठीक है, उनका कहना है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है और इज ये काइंड ऑफ एस्केप,
और वो एक बचने का काइंड है, प्रकार है, ठीक है। तो जो कथानक है यानी कि कथाकार हैं वो कह रहे हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है, वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है और ये एक प्रकार का पलायन है, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हम आज के असुरक्षा और भय से बच सकते हैं, ठीक है। वी कैन एस्केप। आगे देखिए, द नरेटर इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑलवेज बम्प्स इनटू न्यू डोर वे एंड कॉरिडोर, यानी कि द नरेटर जो कथानक है, ठीक है, जो कथाकार हैं, इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या करते हैं, ऑलवेज बम्प्स, ठीक है, मतलब वो हमेशा जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नए दरवाजे, देखिए, इनटू न्यू डोर, नए दरवाजे, वे रास्ते, एंड कॉरिडोर्स, ठीक है, और जो गलियारे होते हैं। तो उनका कहना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो कथाकार है वो हमेशा नए दरवाजे और गलियारों में टकराता है, ठीक है, मतलब ये एक कल्पना है चार्ली का। आगे देखिए, दीज आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि ये कल्पना की रचना है। दीज आर द क्रिएशन, ये रचना है, ऑफ इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की। तो ये एक कल्पना की रचना है। इसमें क्या होता है, चार्ली वांडर इनटू ए मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 1894, यानी कि चार्ली वांडर्स, ठीक है, चार्ली भटकता है इनटू ये मोर रोमांटिक, एक बहुत ही रोमांटिक वर्ल्ड, दुनिया में, ऑफ 1894 यानी कि 1894 की, ठीक है। तो चार्ली 1894 की एक अधिक रोमांटिक दुनिया में घूमता है, ठीक है, उसे 1894 की वो दुनिया है। द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबलाइज एन एस्केप फ्रॉम द अनप्लीजेंट एंड इनसिक्योर प्रेजेंट फॉरगेटिंग द नॉर्मल लाइफ, ठीक है, यानी कि द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिंबलाइज्ड, ठीक है, मतलब वो आज प्रतीक है, एंड एस्केप, बचने का, फ्रॉम द अनप्लीजेंट यानी कि आज की अप्रिय, ठीक है, जो एंड इनसिक्योर प्रेजेंट और जो असुरक्षित वर्तमान है, ठीक है, फॉर गेटिंग द नॉर्मल लाइफ, यानी कि अपने जो नॉर्मल लाइफ है उसको भूल कर, ठीक है। तो इनका कहना है कि स्टेशन का जो थर्ड लेवल है वो सामान्य जीवन को भूल कर, ठीक है, अप्रिय और असुरक्षित वर्तमान से बचने का एक प्रतीक है, ठीक है। एक लाइन और है इसमें आपको लिखना है, क्योंकि देखिए इसको आपको 80 वर्ड्स में लिखना होता है। अब 80 वर्ड में आपको लिखना तो थोड़ा बड़ा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आगे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ रोमांस, ठीक है, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज है ये फैंटास्टिक, एक बहुत ही शानदार वर्ल्ड ऑफ रोमांस, यानी कि रोमांस की दुनिया। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रोमांस की एक शानदार दुनिया है। चार्ली जनरली रिमेंस अनहैप्पी, चार्ली जनरली, चार्ली जो है सामान्यतया रिमेंस अनहैप्पी, वो अप्रसन्न रहता है, ठीक है, यानी कि जो चार्ली है वो हमेशा अप्रसन्न रहता है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे बचने का एक प्रतीक है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखिए मैं साथ साथ आपको बता रहा था, आपको नोट करते हुए चलना, इसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमें 5 क्वेश्चन और पढ़ने हैं, ठीक है, 6 चैप्टर है, 6 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है ये द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, गिव ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ द 100 वाज फाउंड एंड हंटेड डाउन, यानी कि कहा जा रहा है कि 100वां जो बाघ था, देखिए इसमें राजा जो है वो बाघ का शिकार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ज्योतिषी आए थे उनके पास, वो कह रहे थे कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मृत्यु बाघ के कारण होगी, तो उन्होंने बाघों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। तो गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ टू द 100 वाज फाउंड एंड हंटेड डाउन, यानी कि 100वां बाघ कैसे पाया गया और उसका शिकार कैसे हुआ, इसका संक्षिप्त विवरण आपको देना है। तो देखिए, द महाराजा स्पेंट मैनी डेज इन द फॉरेस्ट, यानी कि महाराजा ने कई दिन जंगल में बिताए, ठीक है, उसको मारने के लिए, उसका सफाया करने के लिए कई दिन वो जंगल में बिताए। ही वॉज वेरी एंग्री व्हेन, इसको व्हेन कर दीजिएगा, ठीक है, व्हेन ही कुड नॉट गेट द 100 टाइगर फॉर हिज हंटिंग। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत दुखी होता था, वो बहुत नाराज होता था, एंग्री, ठीक है, नाराज। व्हेन, जब ही कुड नॉट गेट द 100 टाइगर, वो 100वें बाघ को नहीं पा सकता था फॉर हिज हंटिंग, अपने शिकार के लिए, तो वो बहुत नाराज, जब उसे शिकार के लिए 100वां बाघ नहीं मिलता था तो वो बहुत क्रोधित हुआ, ठीक है, जब नहीं मिला था। आगे देखिए, इन हिज एंगर, अपने क्रोधपन में यानी कि अपने गुस्से में, ही आस्क्ड द दीवान टू रिजाइन, ठीक है, यानी कि उसने दीवान को इस्तीफा देने को कहा। तो गुस्से में उसने दीवान से इस्तीफा देने को कहा, जो उसके राज्य के दीवान हैं उनसे उन्होंने इस्तीफा देने के लिए कहा, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेव हिज जॉब द दीवान डिड ऑल
ही कुड टू फाइंड ए टाइगर, यानी कि इन ऑर्डर टू सेव हिज जॉब, अपने जॉब को बचाने के लिए। अब देखिए जो दीवान है वो भी अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ करेगा, तो द दीवान डिड ऑल ही कुड टू फाइंड ए टाइगर, ठीक है। तो उसने क्या किया, दीवान ने बाघ को खोजने के लिए वो सब कुछ किया जो वह कर सकता था, मतलब वो अपनी नौकरी बचानी थी तो उसे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसे बाघ को ढूंढना पड़ेगा ताकि राजा उसका शिकार कर सके, ठीक है। फिर क्या होता है, एट लास्ट मतलब अंत में, ही गॉट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपुल पार्क इन मद्रास, ठीक है। तो अंत में होता क्या है, सुबह बूढ़ा बाघ जो है, ठीक है, एक वो बूढ़े बाघ को पाते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी में, मतलब उसको पाते हैं। देखिए क्या लिखा है, एटलीस्ट अंततः ही गॉट एन ओल्ड टाइगर, उन्हें एक बूढ़ा बाघ मिलता है फ्रॉम द पीपल्स पार्क, यानी कि लोगों के पार्क में, इन मद्रास, मद्रास में, ठीक है। तो अंत में उसे मद्रास के पीपल्स पार्क में एक बूढ़ा बाघ मिला, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, एट नाइट, रात में, ही लोडेड, उन्होंने लाद लिया इट, उसे बाघ को, इन हिज कार, अपनी कार में, एंड लेफ्ट इट नियर द प्लेस, और उसे छोड़ दिया किस स्थान के पास, वेयर, जहां द महाराजा वाज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। तो भैया दीवान को अपनी जो जॉब है उसको बचानी थी, तो वो उसने एक बूढ़े बाघ को ढूंढ लिया और क्या किया, रात को उसने उस बाघ को अपनी गाड़ी में लाद कर उस स्थान के पास छोड़ दिया जहां महाराजा शिकार कर रहे थे, ठीक है। इन द मॉर्निंग, सुबह, द ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, ठीक है, यानी कि सुबह क्या हुआ, बूढ़ा बाघ महाराजा की उपस्थिति में भटक गया, ठीक है, मतलब वो भी इधर उधर भटक रहा था कि मैं कहां से कहां पहुंच गया, ठीक है। ही स्टूड देयर वेरी हम्बली, ठीक है, वो बड़ी विनम्रता से वहां खड़ा रहा, जो बाघ है वो बहुत विनम्र के साथ वहां पर खड़ा रहा, क्योंकि वो सोच सकता था कि भैया शिकार होने वाला, ठीक है। इन ग्रेट जॉय, यानी कि बड़े आनंद में, द महाराजा ने टुक ए केयरफुल, उन्होंने सावधानी से निशाना, एम एंड फायर, ठीक है, उन्होंने निशाना साधा और फायर कर दिया, गोली चला दी। तो महाराजा ने सावधान निशाना साधा और गोली चला दी सावधान होकर, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, द टाइगर फेल इन ये हीप, मतलब जो बाघ है वो ढेर में गिर गया, ठीक है, मतलब बाघ जो है उसको गोली लग गई, अब वो गिर गया, ठीक है। आगे देखिए, He gave order to bring the tiger to the capital in a grand procession, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बाघ को, he gave order, उन्होंने आदेश दिया, to bring, लाने का, the tiger, टाइगर को, to the capital, अपनी राजधानी में, इन ये ग्रैंड प्रोसेशन, यानी कि एक बड़े जुलूस में, ठीक है। तो उन्होंने बाघ को भव्य तरीके से राजधानी लाने का आदेश दिया कि जुलूस निकालकर बाघ को लाया जाए बहुत खुशी के साथ, ठीक है। आफ्टर द महाराजा हैड लेफ्ट इन हिज कार, The hunters found that the tiger was still alive, ठीक है। फिर क्या होता है भैया, इसी में शौक लगता है राजा को, ठीक है। आफ्टर द महाराजा हैड लेफ्ट इन हिज कार, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब महाराजा, ठीक है, महाराजा के कार के चले जाने के बाद क्या हुआ, देखिए वो जब कार से चले गए तो क्या हुआ, द हंटर्स फाउंड, जो शिकारी है उसने पाया, दैट की द टाइगर वाज स्टिल अलाइव, यानी कि बाघ अभी भी जीवित था। तो महाराजा के कार में चले जाने के बाद शिकारियों ने पाया कि बाघ अभी भी जीवित है, ठीक है, क्योंकि राजा तो सोच चुके थे कि वो मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जीवित था, ठीक है। द महाराजाज बुलेट हैड मिस्ड इट एम, अब देखिए महाराजा की गोली का निशाना चूक गया था, ठीक है। नो वन वांटेड द महाराजा टू कम टू नो बिकॉज इट कुड मेक हिम वेरी एंग्री, यानी कि नो वन वांटेड द महाराजा, कोई भी नहीं चाहता था कि महाराजा टू कम, आए, टू नो, और ये जाने, बिकॉज, क्योंकि इट कुड मेक हिम वेरी एंग्री, ये उन्हें बहुत ज्यादा नाराज कर देगा। तो क्या हुआ कि सब लोग डर के मारा बहुत ज्यादा परेशान हो गए और कोई नहीं चाहता था कि महाराजा को पता चले, ठीक है, क्योंकि इससे उसे बहुत गुस्सा आ सकता है, ठीक है। सो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम एंड शॉट द टाइगर डेड, फिर क्या हुआ, इतने में एक शिकारी ने निशाना साधा और बाघ को मार गिराया, ठीक है। एज ऑर्डर्ड बाय द किंग, यानी कि राजा के आदेशानुसार, इट वाज टेकन इन ए प्रोसेशन थ्रू द टाउन, राजा के कहने के अनुसार इट वाज टेकन, उसे लाया गया, इन ए प्रोसेशन, एक जुलूस में, थ्रू द टाउन, यानी कि शहर से होकर, एंड बरीड, और उसे दफना दिया गया, ठीक है। तो आदेशानुसार जो है बाघ को एक जुलूस में शहर के माध्यम से लाया गया, यानी कि एक जुलूस में लाया गया शहर के साइड से, ठीक है, और उसे दफना दिया गया, ठीक है। ये टॉम वाज रेस्ड ओवर इट, और इसके ऊपर एक मकबरा बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से बाघ ने 100 टाइगर को मार दिया और उसको दफना भी दिया, ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन था कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ टू द 100 वाज फाउंड एंड हंटेड डाउन, यानी कि पूछा गया था कि 100वां बाघ कैसे पाया गया और उसका शिकार कैसे हुआ, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे ही 80 वर्ड्स में लगभग हो चुका है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट वे हैव द ह्यूमंस अफेक्टेड ग्लोबल फेनोमेना। यानी कि आपका ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका कौन सा है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन क्या है कि इन व्हाट वे हैव द ह्यूमन अफेक्टेड ग्लोबल फेनोमेना, यानी कि मनुष्यों ने वैश्विक परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित किया। जो हमारा आज वैश्विक प्रवृत्ति है, जो पर्यावरण है, इसको किस प्रकार से उसने प्रभावित किया है। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, वो सीमित है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन सीमित है। एंड और ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, मानव जनसंख्या है, इज ग्रोइंग बढ़ रही है रैपिडली, बहुत तेजी से। तो क्या है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है और जो मानव की जनसंख्या वो तेजी से बढ़ रही है। फिर देखिए, दिस हैड लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पीसीज, तो इसने हमें छोड़ दिया है अन्य प्रजातियों के साथ संघर्ष खेलने के लिए। देखिए, जब लगातार जनसंख्या बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधन सीमित रहेंगे, तो क्या होगा कि ये हमें अदर स्पीसीज से लड़ने के लिए ये छोड़ दिया है इसने मुझे, ठीक है। थॉटलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन के बिना सोचे समझे जलने से हैज क्रिएटेड, यानी कि उत्पन्न हो गया है ये ब्लैंकेट, एक आवरण ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अराउंड द वर्ल्ड, इस पूरे संसार के चारों ओर। तो देखिए क्या हुआ है कि जीवाश्म ईंधन के बिना सोचे समझे जलाने से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन चुका है, एक ब्लैंकेट बन चुका है हमारे चारों तरफ, ठीक है। ओजोन लेयर इज डिप्लेक्टिंग, जो ओजोन लेयर है वो लगातार कम हो रहा है, ओजोन लेयर का लगातार क्षरण हो रहा है। इट इज इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और यह औसत वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज पोजिंग ए ग्रेट डेंजर टू द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, इज पोजिंग ए ग्रेट डेंजर, यानी कि वो एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है टू द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, हमारे पृथ्वी के भविष्य के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये दुनिया नष्ट हो जाएगी और इस पर रहने वाले जितने भी जीव हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, दस ह्यूमन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड एट द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। दस, इस प्रकार ह्यूमन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड, इस मनुष्य ने कगार पर ला दिया है, ठीक है, एट द एज, कगार पर, ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश की। इस प्रकार मानव ने विश्व को विनाश के कगार पर ला दिया है, क्योंकि देखिए लगातार जीवाश्म ईंधन जड़ रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जाएगा, एक दिन ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो जाएगा और इस दुनिया से मानव जाति का अस्तित्व ही मिट जाएगा, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो देखिए कितना ज्यादा यूजफुल है प्लांट, ठीक है। आप लोग कितना प्लांट लगाए अब तक कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट चैप्टर से है, द एनिमी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना। देखिए इसको मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हाना का कैरेक्टर स्केच लिखिए, हाना का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन है हाना। मैंने बताया था हाना इज ए यंग डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल वुमेन। हाना जो है एक युवा नाजुक और खूबसूरत महिला है, ठीक है। सी मेट सदाइव इन अमेरिका, सॉरी 2 बार इन अमेरिका हो गया, ठीक है। तो इन अमेरिका एट ये प्रोफेसर हाउस, सी मेट सदाइव, वो सदाइव से मिली, इन अमेरिका में, एट ये प्रोफेसर हाउस, एक प्रोफेसर के घर पर। तो जो हाना है वो सदाओ से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिली, ठीक है, क्योंकि हाना और फदाओ की शादी बाद में हो जाती है। देखिए सी हैज 2 चिल्ड्रन, उसके पास 2 बच्चे हैं। सी हैज अपैरेंटली इनकलेटेड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो उसने स्पष्ट रूप से मानवतावादी मूल्यों को विकसित किया है, मानवतावादी मूल्यों को हाना ने विकसित किया है। सी थॉट द बेस्ट थिंग टू डील विद द अमेरिकन सोल्जर वाज टू थ्रो हिम इनटू द सी। क्या होता है कि जब एक अमेरिकन सोल्जर उनके दरवाजे पर आता है तो वो बहुत ज्यादा घायल होता है, ठीक है। तो सी थॉट, उसने सोचा द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी टू डील, ठीक है, विथ द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि अमेरिकन सोल्जर को वाज टू थ्रो, फेंक देना चाहिए, इनटू सी, यानी कि दोबारा उसी समुद्र में, ठीक है। तो उसने सोचा कि अमेरिकी सैनिक से निपटने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसे वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। बट लेकिन सी डिड नॉट डू सो, उसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड, इसके बजाय, सी सजेस्टेड टू कैरी द मैन इनसाइड, उसने एक सजेस्ट किया आदमी को घर के अंदर लाने के लिए। देखिए तो उसने पहले सोचा कि चलो इसको फिर से समुद्र में फेंक दिया जाए, ठीक है, क्या करेंगे इसका। फिर उसने ऐसा नहीं किया, उसने सोचा, ठीक है, उसने सोचा कि आदमी को अंदर ले लाया जाए, तो इसके बजाय उसने आदमी को अंदर ले जाने का सुझाव
दिया। ठीक है, सी वॉश्ड द सोल्जर व्हेन यमी रिफ्यूज टू डू सो। सी वॉश्ड द सोल्जर, उसने सोल्जर को धोया। धोया का मतलब क्या, मारा पीटा नहीं, धोया का मतलब उसको धोया क्योंकि वो घायल था, घाव थे उसके, तो उसको धोया घाव को। ठीक है, व्हेन यमी रिफ्यूज टू डू सो, जब यमी ने उसे ऐसा करने से मना किया। देखिए, यमी के मना करने के बावजूद भी हाना ने उस सोल्जर को धोया, उसको जो दाग थे, मतलब उसके जो कपड़े थे, यानी कि उसके जो वो घायल था, ठीक है, उसके घावों को उसने धोया। सी हेल्प्स हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग ऑन द वुंडेड सोल्जर। सी हेल्प, उसने मदद किया हर हस्बैंड, अपने पति का, इन ऑपरेटिंग, ऑपरेशन में, ऑन द वुंडेड सोल्जर, यानी कि घायल सिपाही के ऑपरेशन में। ठीक है, तो उसने घायल सिपाही के ऑपरेशन में अपने पति का मदद भी किया। ठीक है, सी गिव्स द पेशेंट्स एनेस्थेटिक, उसने जो है एनेस्थेटिक भी दिया था। ठीक है, उसने मरीज को एनेस्थेटिक भी दिया था। सी गिव्स द पेशेंट एनेस्थेटिक। सी कीप्स अप हर डिग्निटी एज द सर्वेंट लिविंग क्राइड। ठीक है, क्योंकि नौकर रोना छोड़ देता है, क्या होता है, वो अपनी मर्यादा हमेशा बनाए रखती है हाना। ठीक है, तो इससे नौकर रोना भी छोड़ देता है। सी वर्क्स हार्ड टू डू हर हाउस होल्ड वर्क। सी वर्क हार्ड, वो कठिन कड़ी मेहनत करती है, टू डू हर हाउस होल्ड वर्क, अपने घर के काम करने के लिए। तो वो अपने घर के काम करने के लिए कठिन मेहनत भी करती है, कठिन परिश्रम भी करती है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कि हाना का चरित्र चित्रण कीजिए, तो मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे 5 नंबर चैप्टर से है। शुड विजार्ड हिट मॉमी। ठीक है, देखिए क्या है, व्हाई इज एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड। यानी कि जीवन के बारे में एक बड़े व्यक्ति का नजरिया एक बच्चे के नजरिए से किस प्रकार भिन्न होता है। यानी कि जो हमारा जीवन है, लाइफ है, इसके बारे में जो बड़े व्यक्ति का नजरिया होता है देखने का चीजों को, वो एक बच्चे के नजरिए से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखिए, एन एडल्ट एंड ए चाइल्ड लुक एट लाइफ इन डिफरेंट कलर। यानी कि एन एडल्ट, एक जो वयस्क होता है, एंड ए चाइल्ड, और एक जो बच्चा होता है, लुक एट लाइफ, अपने जीवन को देखता है, इन डिफरेंट कलर, यानी कि अलग अलग रंगों में। तो एक वयस्क यानी कि एक युवा और एक बच्चा जो होता है, वो जीवन को अलग अलग रंगों में देखता है। एडल्ट्स हैव टू फेस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ टू कीप थिंग्स गोइंग। यानी कि अडल्ट जो युवा है, हैव टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ता है, द हार्श रियलिटीज, यानी कि कठोर वास्तविकताओं का, ऑफ लाइफ, जीवन के, टू कीप थिंग्स गोइंग। ठीक है, यानी कि चीजों को जारी रखने के लिए। तो जो वयस्क होते हैं, इनको चीजों को जारी रखने के लिए जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको कुछ पता नहीं, उनको खेलना कूदना टहलना घूमना बस। ठीक है, जो बड़े हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ चीजें उन्हें देखना पड़ता है अपनी फैमिली को। ठीक है, दे नो लाइफ डज नॉट ऑलवेज एंड विथ ए हैप्पी नोट। दे नो, वे जानते हैं, लाइफ डज नॉट ऑलवेज एंड, यानी कि जीवन का अंत नहीं होता है हमेशा। ठीक है, विथ ए हैप्पी नोट, यानी कि खुशियों के साथ। ठीक है, तो वे जानते हैं कि जीवन हमेशा खुश नोट के साथ समाप्त नहीं होता, यानी कि हमेशा जीवन में खुशी नहीं रहती है, कभी खुशी तो कभी गम। ठीक है, आगे देखिए, टू देम ईच लाइफ हैज इट्स ओन एब एंड टाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, उनके लिए प्रत्येक जीवन का अपना उतार चढ़ाव होता है, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। ठीक है, हमेशा ना तो कोई खुश रहा है, ना तो हमेशा कोई दुखी रहा है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, टू देम ब्यूटी एज वेल एज अगलीनेस बोथ आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, उनके लिए जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, एज वेल एज अगलीनेस, और जो कुरूपता है, मतलब जो सुंदर नहीं होता उसको कुरूप बोलते हैं। ठीक है, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, वो दोनों ही जीवन के अंग है। तो उनके लिए जो सौंदर्य है, यानी कि सुंदरता है, और जो कुरूपता है, वो दोनों ही जीवन के अंग है। मतलब कोई सुंदर है तो कोई थोड़ा सा कम सुंदर है, कोई एकदम काला है। ठीक है, मतलब सबके अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है, तो कोई भी रंग गड़बड़ नहीं होता, बस उसको अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ मिला है और लाइफ ऐसे आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, चाहे जो है अच्छे हैं। ठीक है, बट ए चाइल्ड लिविंग इन द कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय हिज पेरेंट्स एक्सेप्ट ओनली ब्यूटी टू बी ट्रू। ठीक है, बट ए चाइल्ड, लेकिन जो एक बच्चा होता है, ठीक है, लिविंग इन द कंफर्ट, वो बहुत आराम से रहता है, प्रोवाइडेड बाय हिज पेरेंट्स, जो उसके माता पिताजी प्रोवाइड कराते हैं, एक्सेप्ट ओनली ब्यूटी टू बी ट्रू। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि लेकिन जो माता पिता द्वारा प्रदान किए गए आराम में रहने वाला बच्चा है, वो केवल सुंदरता को ही सच मान लेता है कि ये दुनिया बहुत सुंदर है। अब जब भैया बड़े होंगे तब तमाम जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तब पता लगेगा कि जीवन कितना सुंदर है और कितना गड़बड़ भी है। ठीक है, आगे देखिए, हिज पेरेंट्स एक्सेप्ट, देखिए, हिज पेरेंट ट्राई टू कीप हिम अवे फ्रॉम ऑल द बिटरनेस ऑफ लाइफ। क्या होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो जो उसके माता पिता होते हैं, हिज पेरेंट्स,
उनके जो माता पिता होते हैं, ट्राइज वो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं टू कीप हिम, उसे रखने का, अबे कीप हिम अबे, उससे रखने का दूर, फ्रॉम ऑल बिटरनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि दुनिया की जो कड़वाहटें हैं। तो जब उसके माता पिता जो है उसे जीवन की सभी कड़वाहटों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा जो होता है उसको वो कभी कमी नहीं फील होने देते किसी चीज की, ठीक है। हर चीज लाएंगे, कभी खिलौना लाएंगे, खाने पीने का सामान लाएंगे, तो बच्चे को लगेगा कि मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। सो ही नोज नथिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड, इसीलिए वो इस रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता। जो बच्चा होता है वो इस वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि जो बड़े हैं उनको सब पता है, ठीक है। और जो बच्चे हैं उनको कुछ नहीं पता है, उनको खाना है, खेलना है बस, और कुछ नहीं काम, ठीक है। द स्टोरी रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, द पर्सपेक्टिव ऑफ ए लिटिल चाइल्ड एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एडल्ट मैन, यानी कि द स्टोरी रिप्रेजेंट, जो ये कहानी है वो प्रतिनिधित्व करती है टू डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, यानी कि दो अलग अलग दृष्टिकोणों का, द परस्पेक्टिव ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, यानी कि छोटे बच्चे के दृष्टिकोण, एंड द परस्पेक्टिव ऑफ एन एडल्ट मैन, और जो एक युवा वयस्क व्यक्ति होता है उसके दृष्टिकोण को। तो ये जो कहानी है ये दो अलग अलग दृष्टिकोणों को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि एक बच्चे के दृष्टिकोण को और एक युवा आदमी के दृष्टिकोण को, कि आखिर वो किस दृष्टिकोण से रहते हैं, ठीक है। बच्चे के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती है जब वो बच्चा रहता है, ठीक है, और जो बड़े होते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशी नहीं है, उनको पता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे लास्ट चैप्टर से होगा, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर लैम से रिलेटेड है। देखिए, व्हाट चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, यानी कि जो मिस्टर लैम है उनके जीवन के प्रति डेरी के रुख में क्या परिवर्तन लाते हैं। मतलब मिस्टर लैम और डेरी जो है इनके दोनों का मतलब लव चलता है, ठीक है। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो मिस्टर लैम है वो जीवन के प्रति डेरी के रुख में क्या परिवर्तन लाते हैं। तो देखिए, मिस्टर लैम ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, यानी कि मिस्टर लैम जीवन के प्रति डेरी के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। देखिए, डेरी हु वाज वेरी विथड्रॉन एंड डेफिएंट हैज नाउ बीन वेरी एमेबल एंड ओबीडियंट, ठीक है। तो डेरी हु वाज वेरी विथड्रॉन एंड डेफिएंट, यानी कि डेरी जो है जो बहुत ही पीछे हटने वाला और उदंड था, ठीक है, हैज नाउ बीन वेरी एमिएबल एंड ओबीडियंट, अब वह क्या है, बहुत मिलनसार और आज्ञाकारी हो गया है। तो डेरी जो बहुत ही पीछे हटने वाला और उदंड था, अब वह बहुत मिलनसार और आज्ञाकारी हो गया, मतलब आज्ञाकारी है, थोड़ा अपने जीवन में उसने चेंजेस ला दिए हैं। डेरी हु सफर्ड फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैज नाउ बीन ए बॉय विथ अनक्लिंचिंग कॉन्फिडेंस, यानी कि जो डेरी है, ठीक है, जो हीन भावना से ग्रस्त था। देखिए, डेरी हु सफर्ड फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो हीन भावना से ग्रस्त था, हैज नाउ बीन, अब वह ए बॉय, एक लड़का, विथ अनक्लिंगिंग कॉन्फिडेंस, अब वह क्या है, आत्मविश्वास के साथ एक लड़का बन गया है। यानी कि डेरी जो हीन भावना से ग्रस्त था, अब वह ऐसा लड़का बन गया है जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, डेरी हु वाज अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट थिंग नाउ नॉट ओनली लुक्स एट देम बट आल्सो लिसन टू देम, ठीक है। यानी कि डेरी हु वाज अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट थिंग, ठीक है, डेरी ऐसा लड़का बन गया है जो डेरी जो चीजों को डरने से, देखने से डरता था, अब क्या हुआ है, नाउ अब नॉट ओनली लुक्स एट देम, अब वो चीजों को देखने के साथ साथ ही बट आल्सो क्या करता है, लिसन टू देम, उन्हें सुनता भी है। तो डेरी जो है ये एक लड़का है, तो ये पहले क्या था कि लोगों को देखने से डरता था, मतलब डेरी को बहुत डर लगता था। तो डेरी जो चीजों को देखने से डरता था, अब ना केवल उन्हें देखता है बल्कि उन्हें सुनता भी है, मतलब उसने अपने जीवन में काफी ज्यादा चेंजेस ला दिए, ठीक है। डेरी हु वाज अनरेडी टू हेल्प अदर इन नाउ रेडी टू हेल्प मिस्टर लैम विथ क्रैब एप्पल, यानी कि डेरी हु वाज अनरेडी टू हेल्प अदर, जो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार नहीं रहता था, इज नाउ, वो अब रेडी, तैयार है, टू हेल्प मिस्टर लैम की सहायता करने के लिए विथ क्रैब्स एप्पल, ठीक है। यानी कि क्रैब्स एप्पल का मतलब होगा क्या होगा, केकड़े सेब, ठीक है। तो जो डेरी दूसरों की सहायता, डेरी के बारे में यहां पर सब कुछ बताया जा रहा है, डेरी जो है, ठीक है। तो जो डेरी दूसरों की सहायता करने के लिए कभी तैयार नहीं होता था, अब वह मिस्टर लैम्ब की सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। डेरी who previously preferred the four walls of home is now interested in the garden and type of life Mr. Lamb, ठीक है। डेरी देखिए
यहां पर मतलब क्या होगा कि डेरी हु प्रीवियसली प्रीफर्ड द फोर वॉल्स ऑफ होम, जो हमेशा घर की चार दीवारी में रहता था, वो मतलब अपने घर की चार दीवारी के अंदर कमरे में रहना ज्यादा पसंद करता था। अब वो कैसा हो गया, इज नाउ इंटरेस्टेड, अब उसे रुचि हो गई है इन द गार्डन, बगीचों में, एंड टाइप ऑफ लाइफ, और अपने जीवन में जो है बहुत सारी चीजों में उसको रुचि हो गई है। ठीक है, इन मिस्टर लैम्ब डेरी हु परफ्यूम फिजिकल डायबिलिटी and to life has now started to be more determination for and positive to life। ठीक है, मतलब क्या है कि जो डेरी अपने घर के चार दीवारों में रहता था, अब वो बगीचे में रहता है। ठीक है, मतलब बगीचे में भी जाता है और अपने लैम्ब के बगीचे में और जीवन के प्रति बहुत ज्यादा रुचि लेता है। ठीक है, मिस्टर लैम्ब के बगीचे में देखिए क्या है, यहां पर फुल स्टॉप रहेगा कि डेरी हु प्रीवियसली प्रीफर द फोर वॉल्स ऑफ होम इज नाउ इंटरेस्टेड इन द गार्डन एंड टाइप ऑफ लाइफ ऑफ मिस्टर लैम्ब। यानी कि डेरी जो पहले घर की चार दीवारों में रहता था, अब वो बगीचे में यानी कि श्रीमान लैम्ब के बगीचे में जाता है और उनके जीवन के प्रति रुचि रखता है। ठीक है, डेरी हु प्रिज्यूम्ड फिजिकल डिसेबिलिटी एंड टू लाइफ, यानी कि डेरी जिसने अपने शारीरिक अक्षमता को जीवन का अंत मान लिया था, कि जो मैं शारीरिक रूप से मेरी क्षमता नहीं है उसको उसने जीवन का अंत मान लिया था कि अब मैं नहीं बचूंगा। ठीक है, जीवन मेरा यही फिनिश है। अब क्या हुआ देखिए, हैज नाउ, अब वो स्टार्टेड टू बी मोर डिटरमाइंड फॉर एंड पॉजिटिव टू लाइफ, अब वो क्या है, जीवन के प्रति अधिक दृढ़ हो गया है, मोर डिटरमाइंड, अधिक दृढ़, फॉर एंड पॉजिटिव टू लाइफ, और सकारात्मक होने लगा है। ठीक है, तो यहां पर डेरी के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है कि डेरी जो पहले जीवन के प्रति, ठीक है, अपने शारीरिक अक्षमता को जीवन का अंत उसने मान लिया था, अब वो जीवन के प्रति अधिक दृढ़ और सकारात्मक होने लगा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया 12th इंग्लिश के 6 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने एक एक चैप्टर के एक एक लॉन्ग क्वेश्चन बताए, जितने भी चैप्टर थे आपके देखिए 6 चैप्टर। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, कुछ ना कुछ आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को भी मिली होंगी जिसने वीडियो को अंत तक देखा होगा। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।